मेरे प्रिय छात्रों, आज आपका पुनः आपके अपने चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर वही 20 प्रश्नों की श्रृंखला पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित, बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पूरे पाठ्यक्रम पर है तो आपको गद्य से भी मिलेंगे प्रश्न और पद्य से, व्याकरण से, संस्कृत से सारे प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि है। कालावधि को थोड़ा तोड़ दो तो काल अवधि यानी कि उसकी समय सीमा क्या है। 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1938 से 1947। चलिए आप विचार करिए भाई क्या है। तो इसमें बहुत सही समझ रहे हैं आप लोग, 1919 से 1938 है। अब देखो ये शुक्ल युग है, इसके बाद है शुक्ल उत्तर, शुक्लोत्तर, शुक्ल जी के बाद का समय। अब जब शुक्ल युग 1938 पे समाप्त हुआ तो शुक्लोत्तर कहाँ से शुरू होगा? 1938 से। तो देखो 1938 से 1980, विचार ही नहीं करना है, यही वाला विकल्प सही है। ये ABC नहीं याद करना है, उसका राइट आंसर जानना है। अगला देखो, गोदान किस युग का उपन्यास है? अब उस युग के आपको लेखक, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो उस गोदान जो मुंशी प्रेमचंद है वो शुक्ल युग के हैं, तो इसलिए जो गोदान उपन्यास है वो कहाँ का होगा? शुक्ल युग का होगा। रचना है ये कंकाल। कंकाल का तो नाम आपने कंकाल, तितली, इरावती नाम सुना होगा। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल सही। कौन है? जयशंकर प्रसाद। रस मीमांसा के रस मीमांसा क्या है, किसकी रचना है? के लेखक हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं जो आपके शुक्ल युग के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न ये है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, रस मीमांसा वाला, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये ध्यान में रखना है कि कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। महादेव वर्मा नहीं। जायसी तो भक्तिकाल के ऐसा लिखते नहीं हैं। श्रीधर पाठक। किसने लिखा कश्मीर सुषमा? श्रीधर पाठक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से रीतकाल की कालावधि। देखो वो गद्य से थे शुक्लोत्तर का, वैसे इसमें रीतकाल। तो रीतकाल का देखो 1643 से 1843 ईस्वी तक। क्यों? क्योंकि आदिकाल भक्तिकाल का आपको पता ही है, तो भक्तिकाल 1600 के आसपास था, तो 1643 से ये 1843, यही विकल्प सही है। 1343 तो उधर चला जाएगा, 743 भी पीछे हुई, अब तक आधुनिक काल में आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। रसिक प्रिया, ये रचना बहुत ध्यान रखना है। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देव, भिखारी दास। तो इसमें है आचार्य केशवदास। कवि को न चाहे जब देन विदाई, पूछत केशव की कविताई। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ध्यान रखना, हम लोग पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। प्रगतिवाद में क्या था? कविता सर्वहारा वर्ग की कविता थी, किसानों की कविता, मजदूरों की कविता थी, एक आम आदमी की कविता थी। तो सौंदर्य भावना वहाँ कहाँ होगा? करुणा तथा नैराश्य, ये भी नहीं होगी। मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, क्या हो जाएगी? विद्रोह एवं क्रांति की भावना। निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? मुक्त प्रकट चित्रण, कविता में हास्य और व्यंग के पुट का समावेश, श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। अब देखो इसने दो वाली बात कही है, वरना ये भी है सही, प्रकृति का मानवीकरण भी सही है, और दो वाली बात कर रहा तो श्रृंगार और प्रेम वेदना। रूपस तेरा घन केस पास। देखिए अब इस पंक्ति में उसने अलंकार पूछा है, रूपसी तेरा घन केस पास, घन केस पास, कौन सा अलंकार हो जाएगा? एक साथ हैं तो रूपक अलंकार हो जाएगा। श्लेष है नहीं, यहाँ उपमा में तुलना होती तो वो कुछ है नहीं, तो रूपक अलंकार, घन केस पाश।
सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। में दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं हैं। कैसे? अब गिन लिया जाए। दूसरा चरण ये है 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13। तो ये मात्राएं हो गई 13। और इसमें गिन लिया जाए 1 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11 12 13। तो यानी कि 13 और 13 यही वाला विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, देखो वीडियो पूरा देखा करो। अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमने क्या बताया, क्या हम आगे बताने वाले हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप वीडियो पूरा देखिए। देखिए सब प्रश्न देखिए। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब शब्द क्या है? अनादर। अब इसमें देखो, अगर कोई व्याकरण आपको नहीं आता है तो इसका जो सही शब्द है वो अलग कर लिया करो, चाहे वो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो। जो बचेगा वो उपसर्ग बचेगा। और उपसर्ग होते क्या हैं? वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब देखिए, जैसे शब्द लिखा अनादर, 2-3 बार कहोगे अनादर 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 तो निकल के आ जाएगा आदर। आदर जब अलग कर देंगे तो इसमें क्या बचेगा? अन बचेगा। तो अन जहाँ लिखा है वो जैसे भी लिखा वही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला शब्द है त्व प्रत्यय लगाकर। क्या है प्रश्न? त्व प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। मैंने आपको क्या बताया कि अलग कर लो शब्द, जो सही शब्द है, जो आप जानते हो, जो चलन में है। जैसे शब्द देखो मृदु, और त्व लगा दिया, ये सही हो जा रहा है मृदुत्व, क्योंकि मृदुता इसमें त्व नहीं आ रहा, प्रभुता इसमें त्व नहीं आ रहा। इसमें त्व तो आ रहा लेकिन ये पहले आ रहा। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द से पहले। तो इसलिए ये गलत है। क्या सही हो जाएगा? मृदुत्व। प्रश्न है शताब्दी का समास विग्रह है। शताब्दी, अब इसको भी तोड़ लो। शत मीन्स होता है 100। 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह। तो इसमें सही विकल्प होगा आब्दी वर्ष, 100 वर्षों का समूह। अगला प्रश्न देखो। अच शब्द का तद्भव शब्द है। तद्भव और तत्सम आपने पढ़े होंगे। अच का मतलब आँख होता है, संस्कृत का है अच। इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। संधि आपके 2 कोर्स में है, पाठ्यक्रम में है। इत्यादि को तोड़ दो तो इति आदि क्या बन जा रहा है? इति। इको अड़च इसमें सूत्र लग रहा है, तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जा रहा है। इत नहीं, इत प्लस याद भी नहीं सही है। सही शब्द है इति प्लस आदि। प्रश्न है फलेभ्य रूप है। अब फलेभ्य अगर रूप आपको याद होगा फलम वाला, तो उधर लास्ट वाली लाइन बहुवचन वाली में रहता है। तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी बहुवचन। ये भी सही है। फलेभ्य फलेभ्य 2 बार आता है ना, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में। पंचमी विभक्ति बहुवचन, ये भी सही है। यानी कि इसका विकल्प ये वाला सही होगा, का और खा दोनों। प्रश्न है हसिष्य था। हसिष्य था, देखो ये पठिष्यति पठिष्य था, पठिष्यन्ते पठिष्यसि, पठिष्य था, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यामा, पठिष्यामा। तो वो वही है पठिष्य था। लिट लकार का हो जाएगा, मध्यम पुरुष होगा, द्विवचन होगा। यही इसलिए मैंने आपको पूरा सुना भी दिया। ये वाला आपका विकल्प सही है। बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ा करो, बहुत ध्यान से सुना करो। ये विकल्प नहीं याद करना है, वहाँ विकल्प कोई कुछ भी दिया होगा। चलिए, मुझे पूरी आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक। अब शुक्ल युग ही उनके नाम पर पड़ा है, उनसे बड़ा आलोचक और निबंधकार कौन मिलेगा? तो किसके नाम पर पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? राम, बहुत सही। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के हैं, राधाचरण गोस्वामी ये सब लोग भारतेंदु मंडल के हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताइए। छायावाद के बाद, ये ध्यान में रखना है, यानी कि प्रगतिवाद की तरफ बढ़ने वाला। तो वो कौन हो सकता है? डॉक्टर नगेन कवि ही नहीं थे। रामचंद्र शुक्ल निबंधकार हैं, पूर्ण निबंधकार हैं, ये आलोचक हैं। तो बचा कौन आपके पास? रामधारी सिंह दिनकर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। अब शुक्ल युग के बाद की बात, जैसे ये छायावाद कैसे शुक्लोत्तर के। इलाचंद जोशी ये भी हैं, मोहन राकेश ये भी हैं, ये तो और आगे की हैं।
तो ये दोनों हैं। अच्छा, विकल्प सी देखो लिखा भी है, ए और बी दोनों। इसका मतलब ये हुआ छात्रों कि हमें विकल्प चारों पढ़ने चाहिए, अन्यथा गलत होने की संभावना रहती है। लहरों के राजहंस ये नाटक है, के लेखक हैं, पिछले वीडियो में भी आ चुका है, मोहन राकेश, इसलिए हम भी नहीं विचार करेंगे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है नहीं, रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं प्योर। अनाम दास का पोथा ये उपन्यास है, बहुत चर्चित उपन्यास रहा है। ये दोनों लहरों के राजहंस ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसकी रचना किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम कविता संग्रह, निबंध, नाटक, गद्य काव्य, ये को नहीं है, कविता संग्रह। क्या सही है? कविता संग्रह। प्रिय छात्रों, एक चीज और ध्यान रखो, आपको विकल्प नहीं कि इसका बी सही था उसका सी सही था, आपको करना ये नहीं याद करना है, आपको नाम, रचना, जो भी पूछा गया उसका सही उत्तर याद करना है। और एक बात और है, आप पूरी मेहनत से पढ़ रहे होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन इधर जो 2-3-4 वीडियो आए हैं पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसे आप जरूर देखें, क्योंकि उनमें से प्रश्न हो सकता है पूरा पेपर फंस जाए, और निश्चित फंसेगा, 100% फंसेगा, मेरी इस बात की गारंटी है। लेकिन आप अगर पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर किस बात की गारंटी है? आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इनको गुनिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और एक काम करना है, ये सब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। जितना मन लगा के आप पढ़ते, हालांकि आप लोग शेयर कर रहे हैं क्योंकि अपना यूट्यूब परिवार बढ़ रहा है, तो कोई ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, आपकी वजह से ही बढ़ रहा है, लेकिन इसको और ऊंचा बनाना है। आप पढ़िए, आप समझिए और गुनिए, मस्त रहिए। मेरी आपके साथ बहुत शुभकामनाएं हैं। आप पूरे नंबर लाइए, अपने उच्च आदर्शों को छुएं, मेरा यही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।